हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो कि 13 सितंबर को प्रोबेबल नीट के डेट का जो एग्ज़ाम है, होपफुली ये डेट एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो आपके पास अगर आज टॉक अबाउट द टाइम, तो आज ये 2 अगस्त है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 40 डेज अभी भी आपके पास है 13 सितंबर तक। तो मेरी कोशिश ये है कि जितने भी आपके जियोलॉजी के चैप्टर्स हैं, इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ किंगडम, द कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, द रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशन, बायोटेक, मैं उन सभी चैप्टर्स का कम से कम 20 क्वेश्चन इस तरह से मैं फ्रेम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सारे कुछ एनसीईआरटी से हैं आपके, कि उस क्वेश्चंस के आंसर करते करते आप कंप्लीट एनसीईआरटी का थॉरो रिवीजन कर लें। जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स इधर कुछ कुछ हिडन कॉन्सेप्ट जो हैं, जो शायद आप उसको स्किप कर जाते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि जस्ट फ्रॉम द 20 क्वेश्चंस, फ्रॉम द 20 एमसीक्यूज, वी आर एबल टू सॉल्व all the all the complete revision of एनसीईआरटी। ठीक है। तो मैंने स्टार्ट किया है ये पार्ट, आज से मैंने स्टार्ट किया इसको विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का चैप्टर है, जिसको एनिमल न्यूट्रिशन भी कहते हैं एक्चुअली। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 20 क्वेश्चन मेरे पास मैंने उसको तैयार किया है। मैं बारी बारी से 2-4 या 3-4 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखूंगा। आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा टाइम में रुक जाऊंगा और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसका आंसर क्या है। मेरा कोशिश ये है कि आप आंसर कर लें, अच्छी बात है, बट मेरी कोशिश ये है कि आप इस ऑप्शंस के थ्रू आप पूरे एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो चैप्टर है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो, मोनोफायोडोन टीथ ऑफ ह्यूमन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। देखिए, मोनोफायोडोन टीथ ऑफ ह्यूमन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉर्मूला। और देखो ऑप्शन दिया हुआ है 2 1 2, 2 1 2 into 2, 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 1 2 2, 2 1 2 2, 0 0 2 1, 0 0 2 1 into 2। आप जानते हैं कि ये जो यहाँ पर ये 2 होता है, ये इंसिजर का होता है, ये 1 कैनाइन का होता है, ये प्रीमोलर्स का होता है, ये मोलर्स का होता है। ये आपके टीथ का डेंटल फॉर्मूला है। और ये भी जानते हैं आप कि जो हमारा तो मेरे ख्याल से आंसर आपने कर लिया होगा। अब मैं आंसर मैं बता देता हूं आपको कि सभी के अलग अलग मीनिंग है। देखो, जैसे कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्क टीथ जो होता है, जो इन्फेंट्स में होते हैं मिल्क टीथ, जो बर्थ के बाद अपियर होता है, कई सालों तक आता रहता है, तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला है, जिसको डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, आप जानते हैं कि डेसिडुअस टीथ में एज सच कोई प्री मोलर्स नहीं होता। प्री मोलर्स वहां पे एब्सेंट होता है, और जो मोलर का पोजीशन है वो प्री मोलर्स की जगह पर होता है। तो देखिए यहाँ पर आप ये जो दो आप देख रहे हो, ये आपका इंसिजर है, ये हाफ जॉ का फॉर्मूला होता है एक्चुअली, ये केनाइन है, और ये दो मोलर होता है। रिपीट, ये इंसिजर है, ये केनाइन है, और मिल्क टीथ में प्री मोलर्स नहीं होते। तो टोटल ये नंबर कितना हो गया? देखो 20 हो गया। और अभी भी जानते हैं, मैंने कहा कोई गैप नहीं होता। कई बार आपके बुक में ऐसा लिखा जाता है 2102, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो जीरो यहाँ पर है ये डायस्टिमा को दिखा रहा है, इसको नेचुरल गैप कहते हैं। ऐसा कोई नेचुरल गैप इन्फेंट्स में नहीं आता। समझ में आ रहा है? मिल्क टीथ में आपके लिए नहीं होता। और ये जो जितने जो टीथ देख रहे हैं, ये डेसिडुअस टीथ है, जो ह्यूमन बींग्स में टूटने के बाद दोबारा अपियर होता है। तो ये फॉर्मूला तो डायफायोडोंट का हो गया ना। तो आपके मुंह में, ह्यूमन एडल्ट की टीथ में भी जो 32 दांत है, उसमें 20 दांत ऐसे थे जो डायफायोडोंट वाला कंडीशन था, जो दोबारा अपियर होता है। 12 दांत ऐसे होते हैं जो एक ही बार अपियर होता है, इसको मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं। और आप जानते हो कि ये एडल्ट का परमानेंट टीथ का फॉर्मूला है। ह्यूमन एडल्ट का जो परमानेंट टीथ होता है उसका ये फॉर्मूला है, और ये टोटल नंबर होता है 32।
तो आप ये देखिए जो लास्ट मोलर यहां पर वांटिंग था, जिसको विजडम टीथ कहते हैं, जो 17-18 साल के बाद आता है एक्चुअली, वो यहां पे अपीयर होगा। ये जो 3 देख रहे हो आप, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि 212 के बाद 111 लिख दिया हमने, तो ये तो 1 आपका ये मोलर, ये वाला मोलर था। ये एक लास्ट मोलर है जिसका अपीयरेंस यूजुअली 18 इयर्स के बाद होता है। तो ये क्या हो गया बताओ, ये फॉर्मूला हो गया परमानेंट टीथ का जो 32 है, और ये ह्यूमन एडल्ट में 18 इयर्स के बाद का ये फॉर्मूला देखो। अब ये फॉर्मूला देखिए, ये कंडीशन देखो, ये है कि यहां पर अब 2 प्रीमोलर्स भी अपीयर हो चुका है जो यहां पर नहीं था, और ये फॉर्मूला 18 इयर्स के पहले का है एक्चुअली, कि इसमें भी लास्ट मोलर का अपीयरेंस नहीं हुआ। अब कहने का मतलब, अगर आपके माउथ में 12 टीथ ऐसे हैं जो एक ही बार अपीयर हुआ, मोनोफायोडोंट है वो, तो वो दांत है कौन कौन सा बताओ? तो उसमें हो गया प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, लास्ट मोलर बेसिकली, द 8 प्रीमोलर्स एंड द लास्ट मोलर्स जो 1, 2, 3, 4 के आते हैं, मतलब 4 वो होता है। तो देखो 3, 3, 6, 12 हो गए टोटल। तो आंसर क्या होगा देखो ये वाला। तो सभी का अलग अलग देखो सिग्निफिकेंस है। ये जो चारों फॉर्मूला है ये ह्यूमन बींग्स का ही फॉर्मूला है, अलग अलग टाइम का ये डेंटल फॉर्मूला है। ये डायफायोडोंट का है, ये मोनोफायोडोंट का है। मोनोफायोडोंट टीथ जो एक ही बार आता है, इट इंक्लूड्स 12 टीथ, 8 प्री एंड 4 मोलर्स। याद रखिएगा, मोनोफायोडोंट में क्या होता है, 8 प्री मोलर्स कहते हैं और 4 क्या बताओ, मोलर्स होता है। इसी 4 मोलर को क्या बोलते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है, जो हमारे लिए एक वेस्टिजियल टीथ है जिसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द इनकरेक्ट मैच एज पर एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन। पहले आपने क्वेश्चन देख लिया, ये हमने 4 लेयर का नाम लिखा हुआ, देखो सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। आपको पता है कि आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो आउटर टू इनर लेयर होता है वॉल का, जो एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है, एज पर एनसीईआरटी इंफॉर्मेशन, from the esophagus to the small intestine, sorry, the large intestine, from the esophagus to large intestine are, the alimentary canal wall, share some common histology, that is from serosa to mucosa, outward to inward. तो ये सिरोसा है, ये मस्कुलरिस है, ये सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा का लेयर है ना, ऐसे हो गया ना, SMS M हो गया देखो, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा हो गया देखो। अब ये किस चीज का बना होता है, इस पे आपको मैच करना है एक्चुअली। क्या लगता है कि ये जो लिखा गया इसके सामने, ऐसे लिखा हुआ देखो, सिरोसा कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलिया विद सम कनेक्टिव टिश्यू। यस, ये सिरोसा थोड़ा सा इसोफेगस में डिफर करता है, ऑल्दो ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में देखा जाए तो ये लेयर एक जैसा ही है। ठीक है, तो कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलिया विद सम कनेक्टिव टिश्यू। आप सोचिए ये आंसर सही है या नहीं है। मैं आपको इनकरेक्ट मैच पूछ रहा हूं। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे वेट कर लेता हूं ताकि आप थोड़ा सोच लें, आप अपना आंसर सोच लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने गलत कहां किया है और आपका सही क्या सही है। सिरोसा composed of mesothelia with some connective tissue. Muscularis composed of smooth and skeletal muscle from stomach to large intestine. Submucosa made up of loose connective tissue containing nerves and nerves of ANS, autonomic nervous system, and major blood vessel. And mucosa consists of simple columnar epithelia, lymphatic tissues and smooth muscle. तो मेरे ख्याल से आपने आंसर सोच लिया होगा, और इसका जो इनकरेक्ट मैच है वो ये है। देखो, कई लोगों को ये भी लग रहा होगा कि म्यूकोसा में ये सब कैसे होता है ना, तो बता दूं मैं आपको कि मेसोथेलिया आप जानते हैं ये एक तरह का एपिथेलियल, सिलोमिक एपिथेलिया जो होता है उसी का ये पार्ट है एक्चुअली, मेसोथेलियम कहते हैं इसको। एंड विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, ये एनसीईआरटी की लाइन है एग्जैक्टली जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। मस्कुलरिस देखो लिखा है फ्रॉम
कंपोज ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटल मसल फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन। आप जानते हैं कि जो मस्कुलरिस लेयर होता है, देखो इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है और इनर सर्कुलर मसल होता है। तो इसोफेगस में जो मस्कुलरिस लेयर है वहां कुछ स्केलेटल मसल्स के पार्ट्स भी होते हैं, लेकिन स्टमक से लेके आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक ये पूरी तरह से स्मूथ मसल है, जिसके बाहर अगर सीक्वेंस देखा जाए तो सिरोसा के बाद पहले लॉन्गिट्यूडनल मसल आएगा, फिर आएगा सर्कुलर मसल्स, फिर आता है सब म्यूकोसा और फिर क्या आता है बताओ, म्यूकोसा आता है। और देखो सब म्यूकोसा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक तरह का एरियुलर कनेक्टिव टिश्यूज का ये पार्ट है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है which receive the major nerves of ANS, the branches of SNS and PSNS, जिसको हम कहते हैं ये एक तरह का एक्सट्रिंसिक सप्लाई है आपके नर्व का। देखो एक इंट्रिंसिक सप्लाई भी होता है, आपने पढ़ा होगा ऑर्बेक्स प्लेक्सस, मिजनर्स प्लेक्सस कहते हैं, जो जैसे कहते हैं यहां पर अगर आपने पढ़ा होगा कि एक होता है LAC, लॉन्गिट्यूडनल ऑर्बिट सर्कुलर मसल्स, उसके बाद इसके नीचे देखेंगे आप तो सर्कुलर के नीचे फिर आता है क्या बताओ, वो आता है मिजनर्स प्लेक्सस। तो ये ऑर्बिट प्लेक्सस कहते हैं, ऑर्बेक्स प्लेक्सस, और ये क्या बताओ मिजनर्स प्लेक्सस कहा जाता है। और ये जो ऑर्बेक्स और मिजनर्स प्लेक्सस होता है एक्चुअली ये इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बेक्स प्लेक्सस वगैरह जो होता है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को रेगुलेट करता है, और जो मिजनस प्लेक्सस होते हैं ये ग्लैंड्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, जिसको लोकल नर्व कहते हैं आपके एलिमेंट्री कैनाल का। लेकिन एक एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है जो एएनएस के ब्रांच होते हैं, एसएनएस और पीएसएनएस, और इसके जो मेजर नर्व है उसकी एंट्री कहां पे होती है आपके सब म्यूकोसा वाले पार्ट्स में, जब वहीं से फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट लेयर्स में। और यहीं पर जो मेजर ब्लड वेसल जिसमें फूड वगैरह अब्सॉर्ब होगा, या जो ब्लड सप्लाई आपके एलिमेंट्री कैनाल के वॉल में हो रहा है, वो सब म्यूकोसा के थ्रू ही होता है। तो ये बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है। म्यूकोसा देखा जाए तो आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा आप डिटेल से देखें लेयर वाले पार्ट में, तो देखो ऐसा है, तो आपको ये पता है कि जो म्यूकोसा का जो पार्ट होता है देखो उसमें कहते हैं सबसे ऊपर जैसे देखो मैं फिर से बता दूं आपको, जैसे सपोज करो ये सिरोसा का लेयर है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है, ये ऑर्बिट प्लेक्सस है, फिर देखो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ऑर्बिट हो गया, फिर देखो ये क्या हो गया सर्कुलर मसल, फिर ये आपका क्या हो गया बताओ, ये है मिजनस प्लेक्सस कहते हैं इसको। और फिर आप देखोगे ऐसे ये हो गया लेयर ऑफ सब म्यूकोसा, ये सब म्यूकोसा है। और इसके बाद देखो ऐसे आप देखेंगे ये पूरा म्यूकोसा का लेयर होता है, जिसमें ये इपिथेलियल म्यूकोसा होता है, और ये जो कैविटी है देखो ये तो गट हो जाएगा फिर नीचे की तरफ, ये बना होता है सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया का। ये लेमिना प्रोप्रिया कहते हैं, ये लिम्फेटिक टिश्यूज होता है। और ये जो लेयर आप देख रहे हैं इसको मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं। ये तीनों म्यूकोसल लेयर है देखो, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लेमिना प्रोप्रिया मेड अप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज, यहीं पे आपने पढ़ा होगा पेयर्स पैसेज वगैरह कहां पर आपके इलियम वाले पार्ट में। और ये एपिथेलियल म्यूकोसा है जो किसका बना होता है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया का। इन दैट सेंस ये भी सही लिखा हुआ देखो, म्यूकोसा का जो सबसे इनर लेयर है, सबसे नीचे वाला लेयर, वो एपिथेलियल म्यूकोसा होता है एक्चुअली, एंड दैट इज मेड अप ऑफ सिंपल कॉलमनर एपिथेलिया। और जो इसका देखो ये वाला लेयर है, क्या नाम है इसका, मस्कुलरिस म्यूकोसा, वो किसका बना हुआ है बताओ, स्मूथ मसल का। तो ये भी सही है, तो गलत क्या हो गया बताओ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ऑड वन आउट लिखा हुआ है।
ये जो ऑड वन आउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये रियली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो किस एंगल से आप उसको सोचेंगे। कई बार जो डायरेक्टली लिखा होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बट अगर ये बिल्कुल ब्लंट क्वेश्चन हो कि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल आपको लिखा गया ऑड वन आउट, और देखो कितना ये अब्रप्ट ऑप्शंस हैं, विलाई, रुगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, तो तुरंत जो आपके दिमाग में एक चीज कुछ जो रिफ्लेक्स करे, जैसे आप जानते हैं कि विलाई, रुगे और गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सभी आपका इसी एपिथेलियल म्यूकोसा या म्यूकोसल लेयर का ये मॉडिफिकेशन होता है। म्यूकोसा के लेयर ही विलाई बनाते हैं, म्यूकोसा से ही रुगे बनता है। विलाई, द folds of small intestine is called villi, and the folds of stomach is called रुगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी स्टमक के जो ग्लैंड्स हैं ये भी एपिथेलियल म्यूकोसा वाले पार्ट से डेवलप होता है। बट ब्रूनर्स ग्लैंड का जो आप देखिए ओरिजिन है, ये कहां पे होता है? सब म्यूकोसा में। तो ये तीनों देखिए आप म्यूकोसल ओरिजिन है, जबकि ब्रूनर्स ग्लैंड का ओरिजिन सब म्यूकोसा में है, जो एक अल्कलाइन म्यूकस सिक्रीट करता है। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्चुअली, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। सब म्यूकोसा में और कहीं कोई ग्लैंड नहीं है, बट केवल ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में ये ग्लैंड होता है, और ये सब म्यूकोसल है। तो आंसर क्या होगा बताओ इसका? डी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ओरिजिन। तीनों म्यूकोसल है, और ये बताओ सब म्यूकोसल होता है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखा गया है, आफ्टर बाइल इज रिलीज्ड फ्रॉम द लिवर। ये तो पता ही आपको कि हमारा जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है ना। इट्स रूट टू द ड्यूडेनम इज, वो ड्यूडेनम तक कैसे आता है, ये पूरा सीक्वेंस बताना आपको, उसका पाथवे क्या है आने का। यहां जो आपने एचडी लिखा हुआ है, एचडी का मतलब हिपैटिक डक्ट है। एचडी मींस हिपैटिक डक्ट, सीबीडी मींस कॉमन बाइल डक्ट, डी फॉर ड्यूडेनम। ठीक है, फिर देखिए बी में हिपैटिक डक्ट, सीडी को सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट, समझ में आ रहा है आपको। जीबी मतलब हो गया गॉल ब्लैडर, सीबीडी इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट, एंड डी अगेन इज ड्यूडेनम। फिर देखो एचडी हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट एंड ड्यूडेनम। फिर देखो हिपैटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, फिर कॉमन बाइल डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट और फिर ड्यूडेनम। ये 4 ऑप्शंस हैं। आप ऑप्शन सोचिए, तब तक मैं इसका एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको बता दूं कैसे इसको आप कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। अब मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए इसको। फिर ये जैसे मान लो ये लिवर का स्ट्रक्चर है, मान लो। लिवर जानते हैं ये एक बाइलोब्ड ऑर्गन होता है, इसमें 2 लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जानते हैं आप। और दोनों लोब से ये डक्ट बाहर आता है, इसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। ये तो आपका लिवर है जो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, जिसका वेट 1.4 से 1.5 केजी होता है। ये आपके लोअर एब्डोमेन में होता है। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है ना। और आप जानते हैं कि लिवर से जो अब ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है, यहां से डक्ट बाहर आया, इसके इस डक्ट को क्या बोलते हैं बताओ? इसको हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और आपको पता है कि ये जो हिपैटिक डक्ट है ये नीचे मिल जाते हैं ऐसे, और ये बन जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब इसी हिपैटिक डक्ट का एक जो ऐसे देखो एक ब्रांच है ऐसे, ये है आपका गॉल ब्लैडर, इसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। जो कॉमन हिपैटिक डक्ट से आया, कहां गया? गॉल ब्लैडर की तरफ।
और फिर देखो अब ये जो नीचे आ रहा है ऐसे, देखो ये पूरा थोड़ा सा लार्ज बना दिया हमने, देखो इसको, इसे कहते हैं क्या, कॉमन बाइल डक्ट। इसी को डक्टस कोलेडिकस भी कहा जाता है ना। और फिर ये आपको पता है ये कहां खुलता है, आपके ऐसे स्ट्रक्चर में, देखो ये पेनक्रियास का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, इसे कहते हैं क्या, हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। और आप जानते हैं कि इसका ओपनिंग आपके ड्यूडनम में होता है। और ये भी पता है कि यहां पर क्या लगा बताओ, एक स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, एक स्फिंक्टर यहां भी होता है, इसको स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कहता है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ड्यूडनम, ठीक है ना। तो ये देखो ये क्या है, ये है पेनक्रियास, इसे कहते हैं मेन पैनक्रेटिक डक्ट, इसी को डक्ट ऑफ विल्सन भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि एक डक्ट यहां से ऐसे डायरेक्टली ड्यूडनम से जुड़ता है, ऐसे देखो, इसको डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है। चलिए तो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ये पता है ये ड्यूडनम है, तो ये क्या हो गया, ये है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं, और ये स्फिंक्टर ऑफ क्या होता है बताओ, बॉयडन कहा जाता है इसको। तो ये एक रफ आइडिया है डायग्राम का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कहां से कैसे बाइल बनता है और कैसे ये आपकी ड्यूडनम तक आता है, पूरा पाथवे देखिए इसका। तो पता है कि जो आपने पढ़ा होगा लिवर में कई सारे लॉब्यूल्स होते हैं, है ना। और लिवर के अंदर दो लोब्स हैं, लोब में कई सारे हेक्सागोनल लॉब्यूल्स होते हैं, लॉब्यूल्स में हिपैटिक सेल्स होते हैं, और हिपैटिक सेल्स क्या बनाते हैं, बाइल। बाइल सबसे पहले आपकी छोटे छोटे डक्ट से होता हुआ आपके हिपैटिक डक्ट में आता है। तो बाइल सबसे पहले कहां आएगा, सबसे पहले आएगा आपके हिपैटिक डक्ट में, देखिए ये पहले कहां आएगा, हिपैटिक डक्ट में आएगा, राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, एंड दे जॉइन टू फॉर्म कॉमन हिपैटिक डक्ट। देखो, और आपको पता है कॉमन हिपैटिक डक्ट का कनेक्शन आपके गॉल ब्लैडर से है, एक डक्ट के थ्रू, इसका नाम सिस्टिक डक्ट है। तो क्या होगा, देखो जो बाइल इधर से आया, ये बाइल अब पहले कहां जाएगा, आपके सिस्टिक डक्ट के थ्रू, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन अभी बंद रहता है ऐसे, ये तो ये बाइल को अभी नीचे नहीं आने देगा ये। तो जो बाइल बन रहा है वो बाइल अब कहां जाएगा, आपके गॉल ब्लैडर में, विद द हेल्प ऑफ द सिस्टिक डक्ट। और आपको पता है कि गॉल ब्लैडर का काम बाइल को कंसंट्रेट करना होता है और बाइल को स्टोर करना होता है। तो बेसिकली आर गॉल ब्लैडर स्टोर्स द कंसंट्रेटेड बाइल, कि जब तक आपके ड्यूडेनम में फैट रिच फूड नहीं आएगा तो बाइल की ऐसे जरूरत बहुत ज्यादा है नहीं वहां पर, है ना। तो बाइल तो अभी स्टोर रहता है आपके गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में जब ये पहुंच गया तो हिपैटिक डक्ट से थ्रू द सिस्टिक डक्ट, तो पहले वो हिपैटिक डक्ट से कहां गया बताओ, वो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट में, फिर यहां से ये सिस्टिक डक्ट में जाता है, सिस्टिक डक्ट से कहां पहुंचे, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से फिर ये नीचे आता, देखो मतलब वापस ये कहां गया, सिस्टिक डक्ट में, और फिर कहां पहुंचेगा, देखो कॉमन बाइल डक्ट में। देखो ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट, इसको डक्टस कोलिडिकस भी कहा जाता है। और फिर कॉमन बाइल डक्ट से ये पहुंचेगा हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट में, और फिर ये पहुंचेगा आपके ड्यूडेनम में। जब ये ओडाई क्या होगा बताओ, स्फिंक्टर क्या रिलैक्स करता है जब, तो ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका पाथवे है। तो आप देखिए आंसर अब, तो देखो सी में क्या लिखा हुआ है, हिपैटिक डक्ट, है ना। अब ये हिपैटिक डक्ट मतलब वो कॉमन हिपैटिक डक्ट को ये मतलब
स्किप कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। हेपेटिक डक्ट के बाद सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट के बाद वापस गॉल ब्लैडर, और फिर गॉल ब्लैडर के बाद सिस्टिक डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट, और फिर ड्यूडेनम। आंसर क्या हो गया इसका? सी। तो अब देखो इसमें एक दो डक्ट छूट गया इस ऑप्शन में, वो क्या क्या बताओ? एक छूट गया आपका कॉमन हेपेटिक डक्ट, और दूसरा छूट गया आपका हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट, जिसको आपने पढ़ा होगा, इसी को हिपैटो पेनक्रेटिक एम्पुला और इसी को एम्पुला ऑफ वेटर कहा जाता है। और जानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, यहां से पेनक्रियाज का सिक्रीशन भी आता है और इधर से बाइल का पार्ट भी आता है, और ये दोनों मिलकर कहां पहुंचता है? आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और कुछ पेनक्रेटिक जो सिक्रीशन है वो डक्ट ऑफ सेंटोर्नी से सीधा कहां पहुंच जाता है? आपके ड्यूडेनम में। मतलब अगर आप ये वाला रास्ता यहां से बंद हो भी जाए तो कुछ ना कुछ पेनक्रेटिक ड्यूडेनम तक पहुंच जाएगा थ्रू द अल्टरनेट रूट, एंड दैट रूट इज कॉल्ड डक्ट ऑफ सेंटोर्नी। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आपको डायग्राम के थ्रू ये चीज, और ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, तो वहां भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूं। देखिए, मेरी कोशिश यही है कि आप पूरी तरह से एनसीईआरटी को रिवाइज करें थ्रू एमसीक्यूज, एंड आई गारंटीड कि अगर ये 20 क्वेश्चन ही पूरे चैप्टर से किए जाए, जियोलॉजी के जो मेरे पार्ट्स हैं एक्चुअली, तो मोर देन 95% यू आर एबल टू सॉल्व द नीट क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अभी तो मैं 5 में हूं, ऐसे 20 क्वेश्चन है टोटल, समझ में आ रहा है? चलिए यहां देखिए, फिर मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन and fat digestion occurs in, most of the carbohydrate, protein and fat digestion occurs in, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ओरल कैविटी, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम रेस्पेक्टिवली, मतलब ये रेस्पेक्टिवली कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट लिखा गया है ना? तो ओरल कैविटी है, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम है, फिर ऑप्शन क्या देखो, ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम है, इलियम है, फिर ऑप्शन क्या देखो, ड्यूडेनम, स्टमक एंड ड्यूडेनम, और फिर ऑप्शन क्या बताओ, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम रेस्पेक्टिवली। तो होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो मैं बता देता हूं आपको कि इसका आंसर क्या, बताओ? इसका आंसर है डी। कोई भी फूड हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, आप जानते हैं ओरल कैविटी में 30% जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट होता है। वो डाइजेशन कंप्लीट भी नहीं होता वहां पर, बट ठीक है, एक तरह का ब्रेकडाउन हुआ वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स का। वो भी कितना बताओ? 30% विद हेल्प ऑफ द एंजाइम टाइलिन और सेलेब्री एमाइलेज जो सलाइवा में होता है। फिर देखो, अब ये जानते हैं कि इलियम जो है ये मेजर साइट ऑफ, और नॉट वी कैन मेजर साइट, ये साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है जहां डाइजेशन ना मात्र के बराबर होता है। तो बी भी खत्म हो गया। देखो सी में आइए, क्या स्टमक में प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन होता है? नो। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, पेप्टोन प्रोड्यूस बनते हैं पेप्सिन के एक्शन के थ्रू, बट डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ प्रोटीन का। मोर देन 70% डाइजेशन ये आपके ड्यूडेनम में होता है, जिसका मेजर एंजाइम आपके पैनक्रियाज से आता है। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन डाइजेशन। इन द स्टमक प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट हुआ और उसमें पेप्सिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वो पूरी तरह से प्रोटीन डाइजेशन वहां पे नहीं होता। 30% प्रोटीन डाइजेशन ही होता है आपके स्टमक में। मैक्सिमम प्रोटीन डाइजेशन कहां होता है? आपके ड्यूडेनम में। तो स्टमक में नहीं हो सकता प्रोटीन के लिए, तो क्या बचा फिर? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम एंड ड्यूडेनम। और आप जानते हैं कि फैट का 95% जो डाइजेशन है वो आपके ड्यूडेनम में होता है। एंजाइम उसका पैनक्रियाटिक लाइपेज है, और ये जो लाइपेज है ये जानते हैं बाइल के एक्टिवेशन से एक्ट करता है ना? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? बी। तो ये हो गए 5 क्वेश्चंस।
अब मैं अगले क्लिप में मैं 2-3 क्वेश्चन और लिखूंगा, उसके पहले मैं इस बोर्ड को रब करता हूं, ठीक है। चलिए, हमने लास्ट क्लिप में डिस्कस किया था, लगभग हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, है ना। अब मैं 6 पे आ रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, फिर से 5 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और आप आंसर सोचिए। मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ एक क्वेश्चन का, फिर आप उसका आंसर थोड़ा सोच लीजिएगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे ये लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर ईटिंग अ प्रोटीन रिच मील। अगर एक आदमी प्रोटीन रिच मील ले रहा है और ये इवेंट्स हो रहे हैं, तो इसको आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में कि पहले क्या होता है इसमें, है ना। तो क्वेश्चन क्या देखो, द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस आफ्टर ईटिंग अ प्रोटीन रिच मील। द फर्स्ट ऑप्शन, द फर्स्ट सीक्वेंस, द पेनक्रियास रिलीजेस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पहला ऑप्शन लिखा हमने। सेकंड क्या लिखा देखो, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन, ये दूसरा लिखा हुआ है। थर्ड लिखा है गैस्ट्रीन इज रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, और फोर्थ लिखा हुआ देखो कि एसिटिकाइन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ सिक्रेटिन, है ना। अब आप सोचिए कि जब आप प्रोटीन रिच मील इंटेक करते हैं तो प्रोटीन के डाइजेशन में कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है। और मैंने देखो सीक्वेंस लिखा हुआ है 3, 4, 2, 1, 3 पहले होता है, फिर 4 उसके बाद होता है, 3, 2, 4, 1, फिर 4, 2, 3, 1, और फिर लिखा हुआ है 2, 4, 1, 3। आप सोचिए इसको 2 मिनट कि क्या लगता है ये आंसर क्या होगा इसका। अगर आपकी तैयारी है, पहले से ठीक ठाक आपने पूरा रिवीजन किया हुआ है, तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट है, देखो जैसे मैं बताता हूं आपको कि एक आदमी जब प्रोटीन रिच मील लेता है, तो जैसा आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमारा जो डाइजेशन है ये काफी हद तक न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का रेगुलेशन है, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट हो, उसके मसल्स का, या ग्लैंड्स का सिक्रेशन हो, है ना। पेरिस्टाल्टिक एक्शन वगैरह जानते हैं आप, मास मूवमेंट वगैरह जो होता है एलिमेंट्री कैनाल में, तो हर चीज काफी ज्यादा कंट्रोल वे में होता है। रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन है और एंडोक्राइन सिस्टम का रेगुलेशन होता है। तो जैसे आप प्रोटीन रिच इंटेक करते हो फूड, सबसे पहले जब ये फूड आपके स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक के अंदर जो आपका एक तरह का जो एक स्टिमुलेशन है कि नर्वस सिस्टम के हेल्प से, और जो लोकल आपका जो स्टिमुलस होता है, तो हिस्टामिन का सिक्रेशन, देखिए कुछ चीज याद रखना, हिस्टामिन और जो पीएसएनएस होता है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इन सब के एक्टिवेशन से बहुत ज्यादा पहले एचसीएल का सिक्रेशन होता है। समझ में आ रहा है, एचसीएल सिक्रीट होता है, और जो आपके पेप्टिक सेल्स होते हैं वहां से पेप्सिनोजेन रिलीज होता है, और फिर ये एचसीएल क्या करेगा, उस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो एचसीएल का सिक्रीशन काफी ज्यादा टाइटली रेगुलेटेड है आपके स्टमक में, ताकि वो ज्यादा एसिडिक नेचर भी ना हो जाए और कम एसिडिक नेचर भी ना हो, है ना। तो हिस्टामिन, एसिटाइलकोलिन और पीएसएनएस, ये सब आपके स्टमक में एचसीएल के सिक्रीशन को कई फोल्ड बढ़ा देता है। और एचसीएल के ज्यादा बनने की वजह से क्या होगा बताओ, ये जो पेप्सिनोजेन आपके पेप्टिक सेल से आता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। और ये पेप्सिन क्या करेगा फिर बताओ, ये आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। और जो फिर एसिडिक काइम अब कहां पहुंच गया आपके ड्यूडेनम में, तो एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करना है वहां, चूंकि ड्यूडेनम में डाइजेशन अल्कलाइन मीडियम में होता है, अब उसको बाइकार्बोनेट चाहिए। अब ये बाइकार्बोनेट मोस्टली पेनक्रियास से आता है, कुछ आपके बाइल के थ्रू भी आता है ना। और पेनक्रेटिक जो बाइकार्बोनेट है उसको रिलीज कराने के लिए एक हार्मोन है जिसे सेक्रेटिन कहते हैं। तो सेक्रेटिन स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस टू मेक द एसिडिक काइम, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर उसको अल्कलाइन मीडियम में लेके जाता है। क्योंकि ट्रिप्सिन वगैरह का एक्शन जो होता है ड्यूडेनम में, वो किसमें होता है बताओ, वो अल्कलाइन मीडियम में होता है। तो सीक्वेंस देखिए, तो सबसे पहले क्या होगा देखो,
कि जो स्टिमुलस आते हैं आपके नर्वस सिस्टम से ना, वो गैस्ट्रिन वगैरह को स्टिमुलेट करता है बनने के लिए। गैस्ट्रिन जानते हैं, ये भी एक लोकल हार्मोन है जो गैस्ट्रिन पेप्टिक जूस या जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है। और उस गैस्ट्रिन में आप जानते हैं ये हार्मोन है, लोकल हार्मोन कहते हैं इसको, जो स्टमक के म्यूकोसल सेल से रिलीज होता है। सबसे पहले गैस्ट्रिन हार्मोन है, तो गैस्ट्रिन हो गया, हिस्टामिन हो गया, एस्टाइलकोलिन हो गया, वेगस नर्व हो गया, ये सब ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस के अमाउंट को बढ़ाएगा, एसिडिक नेचर को बढ़ाता है ये। तो पहला ये हो गया, देखो थर्ड वन। फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो HCl बनेगा वो HCl क्या करेगा बताओ, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, तो फिर ये 3 के बाद 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा देखो, एसिडिकाइन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ सेक्रेटिन जो ड्यूडेनम में होगा, और उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, द पैंक्रियाज रिलीजेस सोडियम बाइकार्बोनेट। ये फर्स्ट हो गया देखो, तो क्या हो गया ऑप्शन 3, 2, 4 और उसके बाद क्या होगा 1। आंसर देखो 3, 2, 4, 1। ये देखिए, समझ में आ गया आपको। तो ये याद रखिएगा कि कैसे हमारा प्रोटीन डाइजेशन होता है और क्या पाथवे है इसका। क्लियर। फिर देखो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। मार्क द करेक्ट ऑप्शन गिवन स्टेटमेंट। मार्क द करेक्ट ऑप्शन, mark the correct option in given statement। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है देखो, कि HCl एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा देखो लिखा हुआ है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट पैंक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एक्टिवेट पैंक्रेटिक एमाइलेज। थर्ड लिखा हुआ देखो, एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन, और फोर्थ का लिखा हुआ देखो, बाइल एक्टिवेट लाइपेजेस। सही है वो ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन दिया हुआ कि चारों स्टेटमेंट सही है 1, 2, 3, 4। बी में लिखा हुआ है केवल 1 और 2 सही है। सी में लिखा हुआ है कि 1, 2, 4 सही है, और डी में लिखा हुआ है केवल 1 ही सही है। फिर से आप कुछ करेक्ट ऑप्शन इन गिवन स्टेटमेंट, देखिए नीचे ऑप्शन लिखा गया है, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो सोचिए होगा आपने आंसर इसका। तो मैं अब बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो देखो ये तो आप बिल्कुल HCl ऑक्जेंटिक सेल जो स्टोमेटल सेल्स भी कहते हैं वहां से रिलीज होता है ये। और ये HCl काफी एक एक तरह का जो एंटी माइक्रोबियल भी होता है, जो पेप्सिनोजेन एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करता है इसको, और ये ये में कन्वर्ट करता है, जो बहुत जरूरी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो HCl प्ले अ वेरी and one of the most important role of HCl, it maintain acidic pH। तो देखो HCl एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, ये सही है। उसके पहले मैं बता दूं आपको, थर्ड ऑप्शन देखिए पहले आप, एंट्रोकाइनेज भी एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एंजाइम है जो ड्यूडेनम के सेल से सिक्रीट होता है एक्चुअली, है ना। और ये एंट्रोकाइनेज है क्योंकि पैंक्रियाज का जो है ट्रिप्सिनोजेन वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में की जरूरत है, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के जो रिलीज होता है ना। तो ये बात तो सही है। और आप जानते हैं एक काफी पावरफुल ऑटो कैटेलिटिक एंजाइम होता है, याद रखिएगा, ट्रिप्सिन इज वेरी पावरफुल ऑटो, कहने का मतलब ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो पैंक्रियाज के दूसरे एंजाइम को फिर ये एक्टिवेट करता है,
आपको भी एक्टिवेट करता है। मतलब एक बार अगर ट्रिप्सिन थोड़ा सा भी बन जाए आपके पैंक्रियाज के थ्रू, तो ये जो ट्रिप्सिन है ये खुद के ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। बस आपको इनिशिएट करने की जरूरत है। सो वी नीड एंटेरोकाइनेज इन अ वेरी स्मॉल reaction, and after that trypsin is enough to activate types of peptidases, जो अदर दूसरे जो एंजाइम्स हैं, जैसे मैं पढ़ा होगा काइमोटोक्सिक पेप्टिडेज होता है, इन सबको भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ये जो लिखा आपने कि यहाँ देखो, ट्रिप्सिन एक्टिवेट पैंक्रियाटिक एमाइलेज, जिसको एमाइलोप्सिन भी कहते हैं, पढ़ा होगा एक नाम एमाइलोप्सिन। ये क्या है बताओ? एमाइलोप्सिन जो होता है ये एमाइलोप्सिन कहते हैं, ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज का दूसरा नाम है। जैसे सेलेब्री एमाइलेज को टाइलिन कहते हैं, वैसे ही पैंक्रियाटिक एमाइलेज को क्या बोलते हैं बताओ? एमाइलोप्सिन कहा जाता है। और ये एक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होता है, इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन उस एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो प्रोटीन में इन्वॉल्व होता है, जो पैंक्रियाज से आता है ना? है ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो पैंक्रियाज से जो लाइपेज का एंजाइम आता है, उसको एक्टिवेट करने में बाइल का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो बाइल जो लिवर से आता है, वो बाइल आपके लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, जो आपके ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक करता है स्मॉलर कंपोनेंट्स में। तो ये स्टेटमेंट भी सही लिखा गया है। तो कहने का मतलब फर्स्ट सही है, फर्स्ट सही हो गया है ना? इसके बाद आपका थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो इसमें एक ऑप्शन आपका आ जाएगा 1 2 ऐसा कर 1 3 4। तो फर्स्ट सही हो गया, सेकंड गलत है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। तो हो गया आंसर आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी। सही है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या देखो, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लिवर एंड इट्स सिक्रीशन? How many statement is correct about liver and its secretion? And its secretion. ऑप्शन देखिए, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? hepatic cells secrete bile, hepatic cells secrete bile and it is covered with Gleason's capsule. अब देखो थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में बताऊं, ये देखिए इधर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपने देख लिया है, कर सकता हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में बताया था, लिवर एक लार्ज ऑर्गन है। ऐसे ये एक लिगामेंट होता है, इसको फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो राइट लोब में और इसको लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है लिवर को, है ना? ये हमने पढ़ा होगा, ये डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है ऐसे स्ट्रक्चर ही, और काफी बड़ा साइज का ये ऑर्गन है। और ये यूजुअली आपके ऐसे कहते स्टमक आपका अगर लेफ्ट साइड में है, तो लिवर का मैक्सिमम पार्ट आपके राइट साइड में होता है। इफ टॉक अबाउट द मिड सैजिटल सेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये जो दो लोब होता है, इस लोब में आप जानते हैं ऐसे लॉब्यूल्स होता है, हेक्सागोनल लॉब्यूल्स कहते हैं इसको। और इस लॉब्यूल में कॉर्ड की तरह इस तरह से लगा होता है क्या? हेपेटिक सेल्स, इसको हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं। और आपने पढ़ा है कि लॉब्यूल्स के बाहर एक लॉब्यूल दूसरे लॉब्यूल से अलग होता है विद द हेल्प ऑफ अ वेरी थिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और इसका नाम ग्लीसन्स कैप्सूल होता है, जो मैमेलियन लिवर का एक कैरेक्टरिस्टिक भी है, ग्लीसन्स कैप्सूल।
तो ग्लिसन्स कैप्सूल हिपैटिक सेल्स के चारों तरफ नहीं होता, ग्लिसन्स कैप्सूल लॉब्यूल्स के चारों तरफ होता है, जो एक लॉब्यूल को दूसरे लॉब्यूल से क्या करेगा बताओ, सेपरेट करता है। और ये थिन डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये लेयर होता है ग्लिसन्स कैप्सूल, है ना। और ये लॉब्यूल को सराउंड करता है, ना कि हिपैटिक सेल्स को। और हिपैटिक सेल्स कॉर्ड की तरह लॉब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो देखिए कई सारे हिपैटिक सेल्स हैं एक लॉब्यूल के अंदर। तो ये लिखा है हिपैटिक सेल्स सीक्रेट बाइल एंड इट इज कवर्ड विद ग्लिसन्स कैप्सूल। तो हिपैटिक सेल्स ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड नहीं है, लॉब्यूल ग्लिसन्स कैप्सूल से कवर्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो जाएगा ना, ठीक है। फिर देखो सेकंड क्या लिखा, देखो गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर ऐड करता है क्या बताओ, बाइल पिगमेंट एंड फॉस्फोलिपिड इनटू द बाइल। क्या लगता है ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको ये पता है कि गॉल ब्लैडर कुछ ऐड नहीं करता, वो निकालता ही है, वाटर को निकाल लेता है बाइल से, और ये बाइल को कंसंट्रेट कर देता है। 85% तक वो बाइल को कंसंट्रेट कर सकता है। कहां बताओ, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर का काम केवल बाइल को कंसंट्रेट करना है, वो बाइल के कंपोजिशन को चेंज नहीं करता। हाँ, बाइल को कंसंट्रेट जरूर कर देता है, बट उसी तरह केमिकल कंपाउंड को ऐड नहीं करता। जो भी आया है वो लिवर से ही आया है। बाइल पिगमेंट जानते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, जो आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है उसके टूटने से बनता है। और ये लिवर का एक एक्सक्रीटरी पार्ट होता है, लिवर का वो एक्सक्रीशन है। सिक्रेटरी पार्ट बाइल सॉल्ट होता है। क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछा गया है कि बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन जो जानते हैं आप, तो ये बाइल जो पिगमेंट है इसका कोई यूज नहीं है, ये वेस्ट है एक तरह का। और ये जो बाइल पिगमेंट है ये हीमोग्लोबिन का जो कहते हैं जो ब्रेकडाउन होता है, या जो आरबीसी का जो डिस्ट्रक्शन हुआ लिवर में, उसके थ्रू ये फॉर्म होता है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड जानते हैं, लेसिथिन वगैरह जो होता है वो एक सल्फेटेंट का काम करता है, जो इमल्सिफिकेशन वगैरह में हेल्प करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गॉल ब्लैडर कुछ भी ऐड नहीं करता, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड देखिए, बाइल सॉल्ट्स एक्ट लाइक एज लाइपोलाइटिक एंजाइम। तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि बाइल में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। रिमेंबर, ऐसा कहें कि बाइल में कोई एंजाइम ही नहीं होता, लिवर डजंट सिक्रीट एनी काइंड ऑफ एंजाइम, तो गलत हो जाएगा। लिवर में जो बाइल सिक्रीट हुआ, उस बाइल में किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। तो लाइपोलाइटिक एंजाइम कहां से आ जाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो, बाइल में किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाइल हर तरह के फूड को, या कह सकते हैं बाइल का रोल बहुत ज्यादा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऑल्दो यहां से किसी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। हाँ, ये लिखा गया बाइल एक्टिवेट पैंक्रियाटिक एंजाइम। अभी बताया मैंने कि ये जो एंजाइम है, जैसे मैंने बताया लाइपेज, इस लाइपेज को स्टेप्सिन भी कहते हैं, मैंने शायद पढ़ा भी होगा। स्टेप्सिन, पैंक्रियाटिक लाइपेज को स्टेप्सिन भी कहा जाता है, और उस लाइपेज को एक्टिवेट कौन करता है? बाइल। तो इन चार स्टेटमेंट में से केवल एक स्टेटमेंट ही सही है, और वो है तुम्हारा कौन सा बताओ? फोर्थ वन, जिसका आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। If a person is drinking very less amount of water, so for the time being, most of the water is absorbed in or absorbed by, इनकर लीजिए इसको। हो सकता है कंडीशन ऐसा हो सकता है कि आपको वाटर की एबिलिटी ना हो, और आप बहुत ज्यादा पानी का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं। बॉडी को वाटर चाहिए बल्क में, आपको पता है ना। तो उस कंडीशंस में हमारे बॉडी का जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो कहां होगा? तो देखिए, ये कंडीशन लगाने की बात है। आप
पानी बहुत ज्यादा पिए या पानी बहुत कम पिए? ना पिए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो कम पिए ज्यादा पिए, व्हाटएवर, किसी भी चीज का, चाहे वो फूड हो चाहे वो वाटर हो, किसी भी कंडीशन में फूड का मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो डिस्टल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो जेजुनम और इलियम का पार्ट है। और मोस्टली जो जेजुनम होता है, जेजुनम का जो सरफेस एरिया है बहुत ज्यादा होता है, फोल्ड्स काफी ज्यादा होते हैं वहां पर, है ना? तो जेजुनम का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है among the part of time, and jejunum play most major role in the absorption of food and water in any condition. जो वाटर अब थोड़ा बहुत पहुंच गया आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां पर कोलोन वगैरह थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। Sometime it is said that the rate of absorption is little bit more in the colon part, but not the bulk, not the amount. Amount is maximum only in the small intestine. Even in the NCERT, in the summary part, वो कहीं ऐसा लिख देता है कि कोलोन में वाटर का एब्जॉर्प्शन है मैक्सिमम। वो गलत स्टेटमेंट है। चाहे फूड हो चाहे वाटर हो, इट इज मैक्सिमली एब्जॉर्ब्ड इन आर जेजुनम। इलियम में थोड़ा बहुत जानते हैं कि वाटर भी है, थोड़ा बाइल सॉल्ट वगैरह, या फिर कहते हैं जो कुछ ग्लूकोज का पार्ट है, या फिर थोड़ा सा जो विटामिन B12 वगैरह का जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब होता है। बट मोस्ट ऑफ द फूड एंड वाटर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन जेजुनम। So the answer is jejunum. Duodenum is the major site of digestion. स्टमक में जानते हैं थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, अल्कोहल एब्जॉर्ब हो सकता है ना? लेकिन मोस्टली कहें तो ये जेजुनम में होगा, चाहे फूड हो चाहे वाटर हो, याद रखिएगा इसको। एंड दैट इज द क्वेश्चन 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या देखो, among amino acid, among the, ये जो सारे ऑप्शन, among amino acids, ग्लूकोज, वाटर, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, सोडियम आयंस, फैटी एसिड्स, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स आर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड? अब देखो, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब, ये मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिवली एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसे कहते हैं, बट एटीपी खर्च होता है। तो आप बताओ सोचकर कि इसका आंसर क्या होगा। एनसीईआरटी के पुराने एनसीईआरटी में थोड़े से कुछ लैंग्वेज हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग से हैं, बट जो बिल्कुल फैक्ट है वो आपको जानना चाहिए। तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि इनमें से कितने न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनका एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में एक्टिवली होता है, और वो एक्टिव या तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो बताऊंगा मैं आपको अगले क्वेश्चंस में। मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्या मतलब होता है उस एब्जॉर्प्शन का। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। among amino acids, among the amino acids, glucose, water, galactose, fructose, sodium ion, fatty acids, how many nutrients are actively absorbed? चलिए, अब आपने सोच लिया होगा आंसर, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो आप जानते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा भी गया है कि जो अमीनो एसिड्स है, जो ग्लूकोज है, जो गैलेक्टोज है, इनका मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन एक ही तरह का होता है। ये विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि पहले जो आपके एंट्रोसाइटिक सेल्स जो होते हैं वो सोडियम को एक्टिवली सेल्स के बीच के स्पेस में पंप करता है, एक्टिवली एटीपी खर्च करके, है ना? और फिर जो सोडियम का एक फ्लक्स है वो अब अंदर की तरफ आएगा, किसमें? एंट्रोसाइटिक सेल्स के अंदर आता है वो। और जब वो अंदर की तरफ आएगा तो सोडियम प्रोटीन को, एक प्रोटीन जो कैरियर होता है, उसको वो इन्वॉल्व करता है
लेकिन वो प्रोटीन तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक उसमें ग्लूकोज भी ऐड नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि whenever sodium will enter passively after the active pumping of sodium ions, तो पहले तो हमने सोडियम को एक्टिवली पंप कर दिया और फिर जो एक पैसिव फ्लक्स बनता है उस फ्लक्स में प्रोटीन जो एक तरह का कैरियर होता है, इसका वीडियो मैं पहले देखेंगे मेरे चैनल पे। तो मैंने कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन का एक बढ़िया पूरा डिटेल मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम के एब्जॉर्प्शन में एक खर्च होता है और अमीनो एसिड्स ग्लूकोज और गैलेक्टोज के एब्जॉर्प्शन को सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसे सोडियम को ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है, जिस प्रोटीन की जरूरत भी होती है। क्लियर? तो यहां एटीपी चाहिए, यहां एटीपी चाहिए, यहां एटीपी चाहिए आपको। वाटर का एक आइसो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है, सिंपली ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है कहीं भी, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे रीएब्जॉर्प्शन हो आपके नेफ्रॉन में। इट इज ऑलवेज बाय ऑस्मोसिस। और एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, सोडियम 4 हो गया। फैटी एसिड्स आप जानते हैं ये पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं इसमें, इसमें भी कोई एटीपी खर्च नहीं होता। तो आंसर बताओ कितने हो गए? 1 2 3 और 4। आंसर इज डी। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल आप जानते हो कि ये माइसेली के हेल्प से ये काइलोमाइक्रोन्स वगैरह फॉर्म करता है और ये लिम्फेटिक कैपिलरी में एंटर करता है, लिम्फेटिक वेसल्स में होता, एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज बी। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब अगले 1 घंटे के और मे बी 45 मिनट्स के दूसरे वीडियो में वीडियो लेक्चर में आपको बचे हुए 10 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा। और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि इस 20 क्वेश्चन से आप पूरा का पूरा एनिमल न्यूट्रिशन फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपका पूरा एनसीईआरटी रिवीजन होगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लें तो एक भी आप फिजियोलॉजी के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जस्ट मेरा एक इनिशिएटिव है, होपफुली आपको ये हेल्प करेगा आपके नीट के एग्जामिनेशन में। तो ये एनिमल न्यूट्रिशन का फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया है, 10 क्वेश्चन है इसमें। अब अगले वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन और डिस्कस कर जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वेट फॉर दैट वीडियो।